कितनी तारीफें, इतनी सारी तारीफें, आपकी कितनी तारीफ करें बताइए। बिल्कुल मत कीजिए जी। नहीं नहीं, क्यों नहीं करें भाई। चलिए ठीक है, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन सुदर्शन जी, आप जो बहुत सारी प्लानिंग्स आप कर रहे थे ना कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, ऐसे लोग हैं आपके साथ? ऐसे लोग हैं तो आपकी जब ये आपसे कहने आए इन्हें कोल माइन चाहिए, इन्हें पावर प्रोजेक्ट कोई चाहिए, इन्हें कोई इंडस्ट्री लगानी, आप बोल दीजिए कि भैया कोल्ड स्टोरेज लगाइए, उसके बाद देखेंगे। ठीक है नवीन जी। ये बताइए ये जो शूटिंग में आपने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है क्या ये? यहाँ तो अगर ऊपर उड़ती हुई कोई चीज़ देखें तो आंखें चौंधिया जाती हैं, कैसे निशाना लगाते हैं आप? तो उड़ती हुई चीज़ को गिराते थे जी, स्कीट शूटिंग। सो मैं इंडियन शूटिंग टीम का मैं मेंबर रहा करीब 7-8 साल तक, और नेशनल रिकॉर्ड बनाया 2003 में। लेकिन राजनीति में आने के बाद ये सब जो है पीछे रह गया और स्कोर भी जो है गिरता चला गया। तो आप ठीक है सर, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं आप जैसे युवा, देखिए इतने यंग दोनों आप लोग, तो ये बढ़िया है कि अगर राजनीति करेंगे तो राजनीति, खैर आप वहाँ भी कामयाब रहे, 2 बार MP रहे। हम जो सबसे नवीन जी की एक बहुत बड़ी बात है वो ये है कि इन्होंने आप और हम सबको, हर देशवासी को गौरवान्वित किया है आपने, और इसके लिए हम हमेशा आपको धन्यवाद देते हैं। ये जो तिरंगा हमारी शान हमारी जान आपने अपने सीने पे लगाया है, ये तिरंगा फहराने का अधिकार हम भारतवासियों को नवीन जी ने दिलाया, इसके लिए आप तालियों के हकदार हैं। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चर्चा शुरू करें, सेशन शुरू करें, वक्त बहुत हो गया, आपको कहीं जाना भी था और बहुत देर से आप इंतजार भी कर रहे थे। अपनी बात पहले कीजिए आप। क्या आपके प्रोजेक्ट्स हैं, क्या आपकी प्लानिंग्स हैं, स्पेशली खासतौर से झारखंड को लेकर? झारखंड में किस तरह से बिजनेस को बढ़ता हुआ आप देखना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? केंद्रीय मंत्री हमारे साथ सुदर्शन जी यहाँ पर बैठे हैं, ये बहुत अच्छा मौका है। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सिंगल विंडो सिस्टम की सर जो हमेशा से हम बात किया करते हैं, क्या उसकी ज़रूरत है? वो कैसे हो सकता है? कैसे आपको तकलीफें आती हैं, वो तकलीफें क्या हैं, वो परेशानियाँ क्या हैं? प्लीज़। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सैयद अंसारी जी। आदरणीय सुदर्शन भगत साहब, माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर, बहुत ही माने हुए अर्थशास्त्री डॉक्टर सुरजीत भल्ला साहब, श्री राज चेंगप्पा साहब, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया टुडे, श्री RS शर्मा जी, चेयरमैन TRAI और फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी झारखंड, श्री अमित खरे जी, सेक्रेटरी फाइनेंस, श्री संजय कुमार जी, PS to चीफ मिनिस्टर, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ladies and gentlemen, first I'd like to begin with remembering our great leaders and freedom fighters whose birth anniversary is today, Bal Gangadhar Tilak and Chandrasekhar Azad. So we have to see that these people who laid their lives and millions others who sacrificed their lives to have an independent India, have we lived up to their expectations? Obviously, if we live up to their expectations, can we make the Jharkhand of our dream? So I would congratulate India Today for doing these kind of conclaves in the state. Because definitely when we talk about something, a lot of things are highlighted, a lot of things that we do not know come to the fore. And knowledge is everything. And I would say lack of knowledge is the biggest curse. जब हम कुछ जानेंगे कि क्या कमियां हैं, उन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, एक दूसरे से विचार विमर्श करेंगे, तो डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा। जो मुझे टॉपिक दिया गया कि स्ट्रैटेजी फॉर इम्प्रूविंग ईज ऑफ बिजनेस इन झारखंड, तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी, क्योंकि हमारे देश के अंदर सिर्फ राज्यों पर ही निर्भर नहीं करता कि कैसे काम कर सकता है कोई। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, देश के अंदर वातावरण, सभी चीज़ों पर मिलकर ये निर्भर करता है कि काम करना जो है किसी भी जगह कैसा रहे। अगर हम रिपोर्ट देखेंगे तो रिपोर्ट में बहुत सी बातें हमें देखने को मिलती हैं। अभी मुझसे पहले सुरजीत भल्ला साहब ने भी कहा, अन्य सभी लोगों ने कहा, माननीय मंत्री जी ने भी कहा, और बहुत सा
तो हमारा पिछले जो 10-12 सालों से जो झारखंड में जो अनुभव रहा, आई वुड से इट्स अ मिक्स बैग। अच्छा भी रहा, खराब भी रहा। अच्छा ये रहा कि जितना यहाँ पर जितने हम ब्यूरोक्रेट से मिलते हैं, जितने ऑफिशियल से मिलते हैं, उन सब के अंदर एक भावना है कि झारखंड का विकास हो। वो सब चाहते हैं कि झारखंड के अंदर डेवलपमेंट हो। और यहाँ के जो लोग हैं, जहाँ जहाँ हम गए, हमें पतरातू के अंदर रांची से करीब 1 घंटे दूरी पर हम लोग वहाँ पर गए, तो जनरली लोगों का विरोध होता है जब आप प्लांट लगाना चाहो, क्योंकि लोग ज़मीन नहीं देना चाहते। आप मानेंगे नहीं, 2-2 हज़ार लोग मोटरसाइकिलों के ऊपर स्वागत करके जुलूस के रूप में जो है उस समय जो है हमें लेकर के जाते थे। तो हम उस चीज़ से बहुत हमें प्रेरणा मिली, हमें बहुत प्रोत्साहन मिला कि हम झारखंड के अंदर यहाँ 6 मिलियन टन का स्टील प्लांट लगाएं। यहाँ पर जो है हमें एक कोल ब्लॉक मिला 2007 के अंदर, तो हमने प्लानिंग की यहाँ पे 2600 मेगावाट, 1300 मेगावाट का गोड्डा के अंदर और 1300 मेगावाट के अंदर दुमका डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम पावर प्लांट लगाएं। एक पावर प्लांट जो गोड्डा में हम लगा रहे थे 1320 मेगावाट का, उसका शिलान्यास हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने, प्रणब मुखर्जी साहब ने उसका शिलान्यास भी किया। लेकिन रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट जो है, जो 6 मिलियन टन का जो स्टील प्लांट हमें लगाना था, अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियां आई, टाटा बोकारो के बाद जिंदल, क्योंकि टाटा तो यहाँ पर 100 साल से ज़्यादा से टाटा है। और निश्चय ही जो टाटा ने यहाँ पर अच्छा काम करके दिखाया, टाटा स्टील ने, जो बोकारो स्टील ने यहाँ अच्छा काम करके दिखाया, उससे लोगों के मन में एक भावना है कि यहाँ पर इंडस्ट्री आने से लोगों का फायदा होता है, जो कि उन्होंने करके दिखाया। तो हमारे मन में भी बहुत सी ऐसी इच्छाएं थी कि हम झारखंड का बहुत ज़्यादा हम विकास करें। और एक स्टेज के बाद कि यहाँ पर ये पावर प्लांट लगाएं, वो पावर प्लांट लगाएं, स्टील प्लांट लगाएं, एक ही मन में उद्देश्य होता है, एक युवा होने के नाते, एक उद्यमी होने के नाते, कि हम देश के लिए हम वेल्थ क्रिएट करें, हम देश के लिए संपत्ति का निर्माण करें। क्योंकि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने से या भाषण देने से, काम करने से होता है। और जो काम करेगा, काम के अंदर कमियां भी हो सकती हैं। तो अगर काम करे तो उसके अंदर जब तक सबका सहयोग नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी उद्योग, कोई भी संस्था वो कामयाब नहीं हो सकती। किसी की भी कामयाबी के पीछे उसके अंदर हजारों लोगों का योगदान, लाखों लोगों का आशीर्वाद उसके अंदर बहुत आवश्यक है। तो स्टील प्लांट जो है अब हमने यहाँ पर लगाया, करीब 3000 करोड़ इन्वेस्ट भी किया और 30,000 करोड़ की पूरी प्लानिंग थी। लेकिन बिना मिनरल के हम सोचे कि हम स्टील प्लांट लगा दें, लेकिन इनको ना तो कोयला दें इनको और ना ही इनको आयरन ओर दें, तो फिर वो संभव नहीं है। हम यहाँ पर, हम पोर्ट के ऊपर नहीं बैठे। झारखंड जो है एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। हम सोचें कि यहाँ पे स्टील प्लांट लगे लेकिन बिना आयरन ओर के लग जाए, तो ऐसा जादू जो है वो हमारे पास तो है नहीं। तो इसलिए हम उसको, स्टील प्लांट को बेहद कोशिशों के बाद, कहीं ज़मीन लेना, कहीं अफॉरेस्टेशन के लिए ज़मीन लेना, कहीं क्लियरेंस मिली माइन की, तो उसके ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी चालू हो गई। कहीं पर कोई और, क्योंकि किसी को काम से रोकना बहुत आसान होता है। पावर प्लांट के लिए हमने गोड्डा के अंदर, मुझे आज भी याद है किस तरह से वहाँ लोगों ने, आदिवासी लोगों ने वहाँ पर पूरा अपने संगीत के साथ, नाच गाने के साथ स्वागत किया। राष्ट्रपति जी ने उसका शिलान्यास किया। वो माइन ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कैंसिल कर दी गई। अब बिना कोयले के झारखंड में यहाँ से 7-8 घंटे का रास्ता, हेलीकॉप्टर में भी जाए तो 1.5 घंटा लगता है दुमका जाने के अंदर, वो जो है कैंसिल हो गया। तो अब प्रोजेक्ट हम कैसे लगाएं? दूसरा एक हमें प्रोजेक्ट जो माइन मिली उसके अंदर, इसलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट की मैं कमियां नहीं बता रहा, मैं तो हालात की, क्योंकि हालात जो है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का हमेशा, इतने जो आपने बताया कि यहाँ पर पिछले 15 सालों के अंदर 7 मुख्यमंत्री रहे, मैं समझता हूँ कि हर मुख्यमंत्री यही चाहते थे कि राज्य का विकास हो। लेकिन जो हमें एक मिला दुमका डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पर हमें कोल ब्लॉक मिला, तो मन में ये था कि 2007 के अंदर हमारी कंपनी में भारत का सबसे पहला मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया था 1000 मेगावाट का। माइनिंग की बात करें तो ओपन कास्ट माइनिंग के लिए हमारी कंपनी का पूरे देश के अंदर सबसे अच्छा अनुभव था, टाटा से भी ज़्यादा, क्योंकि टाटा का अंडरग्राउंड माइनिंग का एक्सपीरियंस है।
हमें ये कोल ब्लॉक दिया गया, हमें प्लांट लगाना था वहाँ पर, और जब काम करते हैं तो छोटी मोटी गलतियाँ, जो फॉर्म भरता है कोई भरता है, हजारों लोग कंपनी में काम करते हैं, उसके अंदर त्रुटियाँ रह सकती हैं। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, कोल ब्लॉक तो सब कैंसिल हो गए माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा। उसके बाद इंक्वायरी चालू हुई, और आप जानते हैं जितने भी यहाँ पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी बैठे हैं कि किसी भी फाइल को, जब वो लोग किसी फाइल के ऊपर निर्णय लेते हैं तो हो सकता है 5 मिनट लगाते हो, 10 मिनट लगाते हो, घंटा लगाते हो, या 1 हफ्ता लगाते हो। लेकिन जब सीबीआई जब उसको इन्वेस्टिगेट करती है तो एक फाइल के ऊपर वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगाती है। तो किसी भी चीज में कमियां जो है कितनी भी हम ढूंढ सकते हैं। तो नतीजा क्या हुआ कि हम तो वहां पर 10,000 करोड़ लगा करके वहां पर माइंस हम डेवलप करते, पावर प्लांट लगाते, हम तो सीबीआई के कोर्ट के कटघरे में जाकर के खड़े होना पड़ता है, और वहां पर इलीगल माइनिंग चली जा रही है। उस दुमका डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां पर एसपी और उसके 6 जवानों को गोली मार दी गई हो पिछले 5-6 साल पहले, पिछले चुनावों के अंदर 4 लोगों को गोली मार दी गई हो, हम तो कभी उसके अंदर कदम भी नहीं रख सके। उस पूरे क्षेत्र के अंदर, उस ब्लॉक के अंदर कभी कदम नहीं रख सके। जब जब कोशिश की तो वहां पर जो है वहां पर लोगों को बंदी बना लिया गया, गाड़ियों को जला दिया गया। और उस चीज के लिए कि हमारे मन में जो इच्छा थी कि हम देश का विकास करें, देश का निर्माण करें, वहां पर पावर प्लांट लगाएं, स्टील प्लांट लगाएं, उसके लिए हम जो है आज कटघरे में खड़े हैं। तो इसलिए मेरा यही कहना होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कदम सरकार ने उठाए हैं, और जो यहाँ से जो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास जी, वो एक बहुत उनका पॉजिटिव उनका एटीट्यूड है। बहुत सी योजनाएं झारखंड ने बनाई हैं काम करने के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कोई उद्योग लगाता है तो वो अपना सब कुछ दांव पे रख करके वहाँ लगाता है, पर्सनल गारंटीज लेकर के। जो भी लोन मिलता है उसको वो अपनी गारंटीज दे करके, सब कुछ दांव पे दे करके लगाता है। और अगर वो कामयाब होता है तो कामयाब होगा तो वो एक राष्ट्रीय संपत्ति बनेगी, क्योंकि मेरी संपत्ति, आपकी संपत्ति, सबकी संपत्ति मिलकर के ही राष्ट्रीय संपत्ति बनती है। तो बहुत से कदम उठाए गए हैं, बहुत से कदम उठाने की आवश्यकता है। जो आपने जो इंडस्ट्रियल पार्क की जो पॉलिसी 2015 में झारखंड ने बनाई है, हम उसके अंदर जो है झारखंड गवर्नमेंट के साथ मिलकर के इसके ऊपर काम करना चाहेंगे, क्योंकि आज इंडस्ट्री एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। मैं जानता हूं कि ज़्यादातर इंडस्ट्री जो है, हालांकि हमारा ग्रोथ रेट, ये तो एक इकोनॉमिस्ट भल्ला साहब जैसे समझा सकते हैं कि हमारा 7.5% जो है हमारा ग्रोथ रेट है, लेकिन इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट में, पावर के अंदर हमें ऐसा एहसास नहीं होता। तो हो सकता है कि ये जो ग्रोथ हो रही है ये ऐसे सर्विस सेक्टर्स में या ऐसे सेक्टर्स में हो रही है जो कि ट्रेडिशनल जो ग्रोथ के जो एरियाज होते हैं, वो मैं समझता हूं कि उसके अंदर अभी भी काफ़ी ग्रोथ आने की आवश्यकता है उसके अंदर। तो मुझे आशा है कि इस तरह की कॉन्क्लेव से आपस के जो विचारों का, मेरा स्पीच तो कुछ और थी, लेकिन जब आप लोगों ने इतने जब सवाल आपने पूछ लिए तो फिर जब मन में आता है कि भाई मैं जो सोच के आया था वो बोलूं, जो मन में है वो बोलूं, तो बस आदत ऐसी है कि जो फिर मन में है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मन की बात हिट है आजकल। हाँ जी, मन की बात कीजिए, हिट है आजकल। तो जब आदमी मन से बोलता है, दिल से बोलता है, सच्चाई बोलता है, तो वो दूसरे आप लोग भी भांप सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ जी। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम दिल से बोलते हैं, सच्चाई बोलते हैं, तो आप सब भांप सकते हैं कि भाई सच्चाई है। जहां पर मैं कुछ और बोलना शुरू करूंगा तो वो भी आप भांप जाएंगे कि भाई मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसलिए जो हमारे अनुभव थे, जो मेरे अनुभव थे यहाँ पर, मैंने उनसे कहा कि यहाँ पर जिस तरह के जो ऑफिसर्स हैं, क्योंकि मेरा बाकी स्टेट्स में बहुत काम है, जितने मददगार यहाँ पर ऑफिसर्स हैं उतने किसी भी, ना उड़ीसा में है ना छत्तीसगढ़ में है, तो बहुत हमेशा मिलनसार हैं, वो चाहते हैं यहाँ पे करें, लेकिन कर पाने में जो है बहुत सी उसके अंदर समस्याएं होती हैं। लेकिन हमें लगे रहना चाहिए, क्योंकि हमारा देश है, जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए मैं अपने आप को मैं जिम्मेदार मानता हूँ, गिल्टी नहीं, लेकिन हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने सपनों का झारखंड बनाएं, अपने सपनों का हिंदुस्तान बनाएं, और उसके लिए हम लोग यहाँ पर लगे, हमने हिम्मत नहीं हारी, चाहे केस हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो है, हम देश के लिए हम अच्छा काम कर रहे हैं।
कोई पैसा या एक और प्लांट लगाने से कोई मैं कपड़े कोई दूसरे नहीं पहन लूंगा। खैर आज तो मैं अभी राज चेंगप्पा साहब से बता रहा था कि वो जैकेट नहीं थी, जैकेट वगैरह सब भूल आए थे। मैं अभी उड़ीसा से आया प्लांट से, तो अपने एक साथी की जो है जैकेट थोड़ी बड़ी थी, लेकिन मैंने कहा चलो, उन्होंने कहा जी जैकेट अच्छी लगती है, मैंने कहा जैकेट चलो दे दो उसकी जैकेट भी मैं पहन के आया। तो मतलब कहने का यही कि मन में एक जोश है, एक हिम्मत है कि भी हम देश के लिए कुछ ना कुछ करें। आज देश को जो है कोई आज़ादी की आवश्यकता नहीं, आज देश को आज़ादी की आवश्यकता है कि गरीबी से हम देश को आज़ादी दिलाएं। आज झारखंड के अंदर विकास हो, जब हम कहते हैं कि झारखंड के अंदर मिनरल तो है लेकिन फिर भी यहाँ पर गरीबी है, तो सिर्फ मिनरल होने से अगर उसको विकसित नहीं करेंगे, उसको डेवलप नहीं करेंगे, तो यहाँ पर फिर प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर नहीं आ सकती। और जो मिनरल्स की हम बात करते हैं, चाहे आयरन ओर हो, चाहे कोयला हो, ये ऐसा नहीं है कि आज से 50 साल के बाद भी इनकी महत्व रहेगा। इनका हो सकता है कि आज से 25-30 साल के बाद कोयले का कोई भी महत्व ना रहे। सौर ऊर्जा, न्यूक्लियर, हाइड्रो और बहुत सी चीजें डेवलप हो जाएंगी, पावर की कंजम्पशन कम हो जाएगी, तो हो सकता है कि कोयले की आवश्यकता रहे ना। इसी तरह से आयरन ओर भी आज से 20, 25, 30 साल के बाद, 50 सालों के बाद हो सकता है मैं आयरन ओर की आवश्यकता ना रहे। इतना स्टील बन जाएगा कि स्टील जो है रिसाइकल होता रहेगा। पुरानी गाड़ियां जो है कट करके उन्हीं से नई गाड़ियां बनती रहेगी। जितना डेवलपमेंट होना होगा, ब्रिजेस बनने होंगे, घर बनने होंगे, वो बन चुके होंगे, तो बहुत कम हो जाएगा। लेकिन आज आवश्यकता है कि आज हम अपने मिनरल्स को डेवलप करके हम अपने राज्य को, अपने देश का हम विकास करें। उसके लिए हम सबको मिलजुल करके हमें काम करना होगा। और बाकी लोग इन्वेस्ट जब करते हैं, कोई स्कीम से, अनाउंसमेंट से इन्वेस्ट नहीं करते, वो ये देखते हैं कि जो उद्योग लगे हुए हैं उनका क्या हाल है वहाँ पर, अगर क्या वो कमाई कर रहे हैं, क्या उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो जब एक्सपीरियंस जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनका अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली और लोग भी आएंगे और जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो लोग भी आगे और इन्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर झारखंड में एक पूरी मेजॉरिटी के साथ रघुबर दास साहब के नेतृत्व में यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी है, और मैं आशा करता हूँ कि वो यहाँ पर अच्छा काम करेंगे, जिससे कि झारखंड का विकास हो, यहाँ के लोगों में और ज़्यादा खुशहाली हो, और उसके अंदर जो भी हमारा योगदान हो सकेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ हमने उद्योग लगाए, यहाँ पर भी जो पतरातू में, गोड्डा में जो हमने लगाए, साथ में हमने ओपी जिंदल कम्युनिटी कॉलेजेस का भी निर्माण किया, जिसके अंदर हम तकनीकी शिक्षा, हम स्किल्स डेवलपमेंट का हम काम करते हैं। तो हम झारखंड के साथ, झारखंड के विकास के अंदर अपनी पूरी हम भागीदारी निभाएंगे। और जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसके लिए सबसे बड़ी बात है सिंसेरिटी का होना, ईमानदारी का होना। अगर हम एक्शन विद सिंसेरिटी अगर हम करेंगे, जो आपने स्ट्रैटेजी, जो मुख्य टॉपिक था कि कैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, तो अगर हम सिंसियरली, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो लोग जिन्होंने काम किया है यहाँ पर, अगर हम उनकी मदद करेंगे, जो उनकी तकलीफ़ें होती हैं उनको दूर करेंगे, तो निश्चय ही यहाँ पर जो है काम करने में बहुत आनंद आएगा, काम होगा और झारखंड का विकास होगा। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। आइए बैठिए। एक बात तो यहाँ पर बहुत अच्छी रही, हमारे इस कॉन्क्लेव का जो एम था वो आपने उसे सार्थक और पूरा कर दिया। लिखा हुआ भाषण लाए थे, पढ़ा नहीं। जो बातें यहाँ हो रही हैं सर, राज सर, उस पर आपने बात की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन की बात की तारीफ आपने जमकर किया। चक्कर क्या है? मतलब पाला वाला तो नहीं बदल रहे हैं आप? नहीं, मैं तो दिल की बात कह रहा था। नहीं, मन की बात देखिए बदल रहे हैं। क्या कहा था नवीन जी ने, बताइए। कोई एक तो बोल दीजिए, कौन सी बात कही थी? जोर से बोलिए। मन की बात। बहुत तारीफ किया आपने। मन की बात कही थी, लेकिन दिल खोल के की थी। सुदर्शन जी, आप केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर भी हम आपको यहां पर ले रहे हैं, ठीक है? आपने झारखंड के किसानों की, कृषि की बहुत सारी बातें, योजनाएं बताई, उनके उत्थान, उनके विकास के लिए बात की थी। लेकिन नवीन जी ने जितनी भी बातें कही बहुत आशावादी थे। बड़े ब्यूरोक्रेट्स हमारे साथ सब यहाँ पर हैं। सर, आपने बहुत अच्छी तरह से सुना सब इनकी बात, लेकिन इनका एक कहीं ना कहीं दर्द छलका आपने महसूस किया। सर परेशान हैं, लग रहा है हम इतना करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें टारगेट किया जा रहा है। ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, टारगेट खाली हम नहीं है, हम जो है हमारे साथ जितने भी बाकी जो प्लांट लग रहे हैं,
सभी जो भी यहाँ पर स्टील प्लांट आर्सेलरमित्तल ने भी अनाउंस किया था, बहुत सी कंपनीज ने अनाउंस किया था, तो सभी के साथ ये पूरे देश के अंदर एक वातावरण हमारा ऐसा है कि जो काम करता है उसके अंदर हम कमियां निकालना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं। उसमें मीडिया की जो है उसमें बहुत बड़ी भूमिका उसके अंदर आप लोगों की भी रहती है। तो इसके अंदर अगर हम सब लोग मिलकर के एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का अगर निर्माण नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे को खींचने में लगे रहेंगे और हमारा देश जो है आगे तरक्की जिस तरह से हम चाहते हैं वो नहीं कर सकेगा। हम भी ये चाहते हैं नवीन जी की जो आपकी जो कसक है, जो दर्द है, वो तकलीफ है, वो कम से कम दूर हो। अब सर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुदर्शन जी, हम जरूर बात करेंगे, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर मौजूद हैं और इतने गंभीर मुद्दे यहाँ पर नवीन जी ने उठा लिए, भावुक हो गए थे एक वक्त बीच में, वो केंद्र के प्रतिनिधि होने के नाते क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा है कुछ माहौल तो वो खत्म होना चाहिए, वो दूर होना चाहिए? क्योंकि एक बहुत अच्छी बात नवीन जी ने यहाँ पर कही कि कोई भी उद्योगपति आपकी योजनाओं को देखकर नहीं आएगा सर, वो देखेगा पहले से अगर वो उद्योग चल रहा है, वो फल रहा है, फूल रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो ही वो आएगा। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से माननीय जिंदल जी ने जो कहा है और उन्होंने अपनी दिल की बात कही है, तो स्वाभाविक, हाँ, मन की भी बात, मन के साथ दिल की भी तो स्वाभाविक रूप से माहौल तो बनने ही चाहिए। और उन्होंने मैं उनकी बात से भी मैं सहमत हूँ। उद्योग लगाने के लिए कहीं किसी भी राज्य में, किसी भी प्रदेश में स्वाभाविक रूप से एक वातावरण, एक माहौल बनना चाहिए। चलिए, आपने माना, लेकिन आपने पूरा जवाब नहीं दिया। हम उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम आप इस चर्चा को आगे ले जाएं ताकि एक माहौल बने सर। वही जो देखिए केंद्र और राज्य की भागीदारी की जो बात हम कर रहे थे, अगर वहीं पर उद्योगपतियों को भी थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से प्रोत्साहन और सहानुभूति थोड़ी सी मिल जाए तो ठीक होगा। ठीक है नवीन जी, कोई बात नहीं, ये तो आपने कहा कि हमारे हौसले कम नहीं होंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम काम करेंगे। राज्य की भागीदारी, राज्य के विकास और देश की तरक्की के लिए आपने काम करने का जो जज्बा भी यहाँ दिखाया, खास तौर से इस वक्त यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, प्रबुद्धजन हैं, झारखंड के लोग भी हैं यहाँ पर, ऐसे लोग भी जो आपके साथ बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना भी कुछ करना चाहते हैं। क्या आपकी योजना यहाँ खासतौर से झारखंड के लिए है? वो क्या योजना है और कैसे आप उसे आसान बनाना चाहते हैं? क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जिनसे आपका पाला पड़ता है, वास्ता पड़ता है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए, जो हमने ऑलरेडी प्लान्स हमने शुरू कर रखे हैं, जैसे हम पतरातू के अंदर हम वहाँ पर 6 मिलियन टन का स्टील प्लांट लगाना चाहते हैं। फर्स्ट फेज़ में 3 मिलियन टन का स्टील प्लांट लगाना चाहते हैं। तो हमने मिल्स तो लगा दी वहाँ पर। तो लोग कहते हैं कि आप जैसे कहा कि यहाँ पर आयरन ओर है, यहाँ पर कोयला है, लेकिन आप लोगों को हैरानगी होगी, हमने प्लांट लगा दिया लेकिन हम यहाँ आयरन ओर या कोयला नहीं ले रहे, हम तो स्टील छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से स्टील बना करके यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, सिर्फ उसको फर्दर रोलिंग कर रहे हैं, फर्दर प्रोसेसिंग उसकी कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे ये कि जिसके लिए जिस उद्देश्य से हम आए थे, और प्लांट के अंदर हम हर महीने 20-25 करोड़ का नुकसान कर रहे हैं हर महीने, तो हम चाहेंगे ये कि वहाँ पर हम पूरे प्लांट को कंप्लीट करें। वहाँ पर जो भी अभी रुकावट क्या है, कमी कहाँ है? जैसे मैंने कहा कि बिना आयरन ओर मिले हम जो है सिर्फ बाजार से आयरन ओर, जब तक खुद की माइंस ना हो आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि बाजार में कभी एकदम रेट बढ़ जाएगा, कभी माल की कमी हो जाएगी, तो कई उसमें रॉ मटेरियल सिक्योरिटी नहीं होती। तो इसमें हम चाहेंगे कि हमें जो है आयरन और माइंस का जो हमें सरकार ने दी हुई है, लेकिन वो केंद्र सरकार में क्लियरेंस के लिए टाइम लग रहा है, तो अगर वो क्लियरेंस हो जाती है हमारी, तब हम बहुत तेजी से अपने स्टील प्लांट के काम को हम आगे बढ़ाएंगे। ये जो सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम की बात हमेशा से आती है, हमेशा, क्या सुदर्शन जी आप भी कहीं ना कहीं वो सिंगल विंडो की कमी है? क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेट्स भी यहाँ पर सारे हैं, उनसे भी हम पूछेंगे, क्योंकि अभी आगे उनके सेशंस भी मेरा तो अनुभव ये है सिंगल विंडो का, जहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंसेज हैं वहाँ पर एक और विंडो ऐड हो जाती है जिसका नाम सिंगल विंडो होता है। तो इसलिए सिंगल विंडो हुए बिना अगर हम जब भी कोई व्यक्ति, कोई उद्यमी या कोई भी, चाहे मीडियम स्केल से हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, जब किसी ऑफिसर्स के पास आए, तो अगर वो एक मदद करने की दृष्टि से अगर सिंसियरली अगर उनकी मदद करें, उनकी जो तकलीफ़ें उनको दूर कर दें, तो बहुत बड़ी बात है। तो अपने आप एक एनवायरनमेंट बन जाएगा
कई बार एक्सपीरियंस ये होता है जब हम काम के लिए जाते हैं, तो मैं झारखंड की बात नहीं कर रहा, मैं झारखंड में तो मैंने पहले कह दिया, और मैं हर एक जगह नहीं कहता ये बात कि ये सिर्फ झारखंड के बारे में मैं कहता हूँ कि यहाँ के बाकी जगह मैं इस बारे में चुप हो जाता हूँ, लेकिन झारखंड के ऑफिसर्स एक्चुअल में दे आर वेरी वेरी मॉडेस्ट, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ एंड दे आर वेरी हेल्पफुल ऑल्सो। लेकिन जो माहौल जब पूरे मतलब काम जब कोई चीज़ का अटक जाता है तो उसमें बहुत समय लग जाता है, क्योंकि आजकल ऑफिसर्स को डर भी बहुत लगता है। अगर वो कुछ नेगेटिव करते हैं तो कुछ भी नहीं है, अगर उन्होंने किसी उद्योग के लिए कुछ अगर पॉजिटिव किया जिससे उस उद्योग को राहत मिलेगी, तो कहीं वो सीएजी रिपोर्ट में ना आ जाए, कहीं ऑडिट ऑब्जेक्शन ना हो जाए, तो इस बात का डर जो है मैं समझता हूँ कि नहीं, बहुत से लेकिन bureaucrats को रहता है। लेकिन अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग सारा काम किया जा रहा है तो वो ब्यूरोक्रेट क्यों डरेगा? और हम जहां तक हम जानते हैं नवीन जी, ब्यूरोक्रेट तो हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही काम करता है सारा। सही जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही करते हैं, लेकिन एक वो जो डर जो है, जो देश में जो वातावरण बन गया है कि कुछ ऑफिसर्स के पीछे जिस तरह से सीबीआई पड़ी है, कोर्ट पड़ी, सीबीआई पड़ी है खास करके, तो उससे एक वातावरण जरूर खराब होता है। लेकिन टू बी नॉर्मल वन हैज़ टू एक्ट नॉर्मल। सो मैं इस बात का बहुत पक्षधर हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि चीज़ें नॉर्मल हों, तो हमें सबको बिना डर के, हमें जो है ठीक देखते हुए, अपने रूल्स रेगुलेशंस पूरे को सबको चेक करते हुए हमें अपने काम को रोकना नहीं चाहिए, अपने काम को तेजी से करते रहना चाहिए। उसका क्या करेंगे आप एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर जाते हैं, आपने कहा कि हमने इंडस्ट्री लगा दी, 25 करोड़ रुपए महीने का हम नुकसान सह रहे हैं उसमें, तो वो जो रुकावट आई, जाहिर सी बात है जब आपने वो प्रोजेक्ट शुरू किया होगा तो ऐसा नहीं होगा, वो तो सारी चीजें देखकर आपने प्रोजेक्ट शुरू किया होगा, तो वो जो रुकावट है वो कहाँ है और वो दूर कैसे हो? क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन झारखंड, अगर ये बात हम कर रहे हैं तो यही हम आपसे समझना चाहते हैं, और ये आपके जरिए, सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, आपके जरिए वो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, भले स्मॉल इंडस्ट्री लगाना चाहें। देखिए, उसमें हर चीज़ का कोई सिंपल कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू, कई चीज़ें हैं उसके अंदर और उसके ऊपर हम अग्रसर हैं, उसके ऊपर हम उसको प्लांट को एक्सपेंशन करने के लिए, पूरा करने के लिए हम लोग अग्रसर हैं, हम लोग लगे हुए हैं। और इतना मैं तो काफ़ी कह चुका, लेकिन मैं अपने खुद की बातें मैं इस फोरम के ऊपर, क्योंकि फोरम पे जनरल हम बातें करें, इसलिए मैंने रूप से मैंने आपको बताया है कि जो जो उसमें इश्यूज हैं हम लोग ऑब्वियसली डिस्कस कर रहे हैं, कई बहुत से इश्यूज हमारे रिजॉल्व भी हुए हैं, और मैं आशा करता हूं कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट भी करेंगे। तब तक तो बहुत नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो जाएगा तो कोई बात नहीं, उसको हम मान करके चलते हैं कि इतना नुकसान होगा, लेकिन अब जो आदमी कर देता है कई बार अपने एंथुजियाज्म में सब चीज़ों को बिना देखे हुए, तो उसकी कीमत उसको अदा करनी पड़ती है। नहीं तो यहाँ इशारा किसकी तरफ है आपका? अगर इशारा अपनी गलतियों की तरफ ही है कि नहीं, ये तो आदमी को नहीं, कहीं काम करने से पहले सारी चीज़ें देख करके, सारी चीज़ों का इंतज़ाम करने के बाद ही उसको आगे कदम उठाने चाहिए। हमारे पहले अनुभव ऐसे थे कि हम काम शुरू कर देते थे और जो है उसके अंदर जो है हालात जो है मतलब आगे से आगे काम बढ़ता चला जाता था। लेकिन पिछले कुछ हमारे अनुभव सिर्फ झारखंड में नहीं, चाहे झारखंड हो चाहे उड़ीसा हो, कई जगह पे हमारे अनुभव ऐसे रहे कि जब तक सब चीज़ों का, जब भी इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां, कोई पॉस्को या आर्सेलरमित्तल, जब तक सब कुछ नहीं होगा उनके पास, वो बहुत समझदार हैं, वो काम शुरू नहीं करते। हमारे मन में एक आप बचपना समझ लो, एक एंथुजियाज्म समझ लो कि ठीक है थोड़ा सा हुआ हम आगे बढ़ गए, क्योंकि हमारे मन में ये था कि हम जब काम के लिए आगे बढ़ जाते हैं तो फिर ईश्वर भी आकर के उस काम के लिए आपकी मदद करते हैं। लेकिन इसमें बहुत से चैलेंजेस आए, लेकिन हमें फिर भी विश्वास है ईश्वर के ऊपर कि हम जो काम कर रहे हैं वो देश के हित में है, राज्यों के हित में है, इसलिए हमें अंत में सफलता मिलेगी। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ कही, विश्वास। लेकिन क्या आपका ये विश्वास टूटा और अब जैसे पहले आप काम करते थे वैसे काम नहीं करेंगे? आगे से तो बिल्कुल नहीं करेंगे जी, आगे से तो मैं करूंगा, और जो भी मैं दिल से मैं सबको कह रहा हूं कि आप लोग भी कभी किसी को ना राय देना, ना किसी को करवाना। ये दर्द क्यों है? अब है तो आदमी हालात से जो है, अगर कुछ है बात तो आपको बतानी चाहिए ताकि कोई अगर मेरी स्टेज में कोई दूसरा हो तो वो ये गलतियां ना करे। बहुत ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के नवीन जी जवाब दीजिएगा। आप जैसा युवा उद्यमी, बड़ा उद्योगपति अगर इस तरह से निराश नजर आता है
और देखिए आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, अगर नवीन जिंदल यहाँ निराश हमें नजर आ रहे हैं तो ये आज हम झारखंड में हैं, झारखंड का कॉन्क्लेव कर रहे हैं, इसलिए झारखंड राज्य के लिए और देश के लिए वाकई निराशा की बात है। ये निराशा क्यों और ये कैसे खत्म होगी, ये बताइए। देखिए, काश निराश तो हूं मैं कुछ चीज़ों को लेकर के, लेकिन फिर भी अंदर इतनी ज्वाला है, इतनी अग्नि है, इतना जोश है कि वो निराशा जो है वो थोड़े पल के लिए ही रहती है। और जब आप जैसे मित्रों का और आप जैसे सब लोगों का साथ और आशीर्वाद मिलता है तो हिम्मत भी बहुत आती है कि हम इसको निराशा से ऊपर उठ करके हम काम करेंगे। लेकिन हाँ, ये कोई, मैं नहीं समझता कि ये देश के लिए कोई अच्छी बात है। और इसका क्या हल हो, इसका अगर मेरे पास हल होता तो मैं इसका हल ढूंढ चुका होता। तो इसका हल भी हम सबको मिल करके, हम सबको मिल करके एक दूसरे की मदद करके ही इसका हल हो सकता है। क्योंकि हम सब देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम देश के लिए तो कुछ करना चाहते हैं। हम सोचते हैं देश जो है दीवार पे टंगा हुआ भारत माता का चित्र है, देश के लिए करना चाहते हैं लेकिन अपने पड़ोसी के लिए नहीं, देश के लिए करना चाहते हैं लेकिन किसी उद्योग के लिए नहीं। तो एक दूसरे से ही, मैं कहना चाहूँगा कि एक दूसरे से ही देश बनता है, एक दूसरे की मदद से ही जो है हम मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। तो हमें कोऑपरेटिव एंडेवर, एक माहौल हमारे देश में क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें हम एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे की मदद करें, तभी जाकर के जो है हम अपने सपनों का झारखंड, अपने सपनों का हिंदुस्तान हम बना सकते हैं। आप मॉडेस्ट होकर ये बात नवीन जी कह रहे हैं कि हमने गलतियां की, हम उन गलतियों से सबक सीखेंगे और वो गलतियां नहीं दोहराएंगे, ये आप मॉडेस्ट होकर कह रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जिन बातों को आप गलती अपनी बता रहे हैं वो तो आपका कर्म था, वो आपने किया। तो क्या आपको लगता है कि आगे आपके सफर में वो आड़े नहीं आएगा, वो रोड़ा नहीं बनेगा? या ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपनी एक भूमिका को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दें, अलग हो जाएं और सीधे सिर्फ एक तरफ आगे बढ़ जाएं? देखिए, अपने अनुभवों से आदमी सीखता है और अनुभव अच्छे हो तो आदमी और तेजी से बढ़ता है। अनुभवों के अंदर अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आए तो स्वाभाविक है कि आदमी बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाता है कि एक एक कदम जो है फूंक फूंक के रखता है। तो क्योंकि आप ठीक कह रहे हैं, जब आदमी काम करेगा, बढ़ चढ़ के काम करेगा, उसके अंदर हज़ारों लोगों का योगदान होगा, तो काम करने वाले की ही कमियां भी होगी। अगर हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, अगर आज झारखंड के अंदर, तो आदमी आकर के कुछ भी करे, घूम के टूरिस्ट की तरह चला जाए। अब क्योंकि काम है, हज़ारों करोड़ इन्वेस्ट कर रखे हैं और हज़ारों करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान है, तो एक ज़्यादा यहाँ पर हमारा लगाव भी है, एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है, हमारी टाइम, एफर्ट, सब चीज़ों की। तो इसलिए जो है हमें लार्जर पिक्चर को हमें देखना चाहिए, स्पिरिट को देखना चाहिए कि भाई इस कंपनी की, लोगों की स्पिरिट क्या है। छोटी छोटी बातों में ना जा करके हमें मिलजुल करके देश को आगे बढ़ाने की आज आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया हमारे लिए रुकी हुई नहीं है। चाइना में हम जा कर के देखें तो चाइना जो है 850 मिलियन टन स्टील बनाता है, और जब हम आज़ाद हुए तब हम चाइना से ज़्यादा स्टील बनाते थे, और आज वो बनाता है 850 मिलियन टन और हम उसका केवल 10%, केवल 90 मिलियन टन बनाते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम सब लोग हैं। उसके अंदर मैं इसमें अपनी खुद की मैं जिम्मेदारी मानता हूँ। आई एम नॉट गिल्टी फॉर इट, बट आई एम ऑल्सो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल। इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि इस स्थिति को हम सुधारें। तो जो आप लोगों ने ये प्रयास किया है, ये इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आपका प्रयास ये कामयाब हो। और मैं समझता हूँ कि जब मैं आकर के यहाँ पर ईमानदारी से, हिसाब से, क्योंकि और जल्दी से कोई आदमी बोलता नहीं है अपनी प्रॉब्लम्स को, तो पब्लिक में बोलता ही नहीं है। मैंने पूछा, हमारे सरदार जी, हमारे हरविंदर सिंह जी बैठे हैं, मैंने कहा ये बोल दूँ क्या? बोला जी बिल्कुल मत बोलना ये बातें ये बातें जो है बिल्कुल मत बोलना, लेकिन बस कुछ आदत ऐसी है कि मन में जो बात हो वो बाहर आ जाती है। दो चीज़ें नवीन जी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एक जो आप में उद्यमी है, जो उद्योगपति है, जो एक बिजनेसमैन है, वो वही उसमें हमें एनर्जी नजर आई, उसमें वही जोश नजर आया और कुछ कर गुजरने का उसमें जज्बा नजर आया। लेकिन दूसरी तरफ ये एक बिजनेसमैन, एक उद्यमी को छोड़ दीजिए, दूसरी तरफ आप ब्यूरोक्रेसी को के फैसलों के बारे में बताते हैं तकलीफ के साथ, आप मीडिया को जिम्मेदार बताते हैं खुलेआम, खुले तौर पे हमारे सामने हमें जिम्मेदार बताते हैं। तो ये क्या है? ये भी अपने अपने अनुभव हैं तो जो मेरा जिसका जैसे अनुभव हुआ, मैं अपने अनुभवों के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। देखिए मीडिया में तो आप, क्योंकि आप सामने हो, मैं आपसे एक मजाक के रूप में मैंने दोष दिया, लेकिन मीडिया की बहुत अहम भूमिका है।
जो आप हमारे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ हो, वो भी इसलिए हो कि अगर किसी को अगर न्याय ना मिले, अगर मुझे ऑफिसर्स के सामने न्याय मिले ना मिले, मुझे लेजिस्लेचर में मुझे न्याय ना मिले, मुझे जुडिशरी में मुझे न्याय ना मिले, तो आप जैसे किसी में पत्रकार या चिंगप्पा साहब जैसे किसी में ईमानदार पत्रकार के पास जाके अगर मैं रोना रोऊं अपना, अगर उसके ऊपर वो कोई स्टोरी करें अपने टीवी के ऊपर या अपनी मैगजीन के अंदर, और हो सकता है उससे एक पब्लिक परसेप्शन चेंज हो, एक पब्लिक ओपिनियन बने, तो इसलिए आप लोगों की बहुत अहम भूमिका है और आप लोगों ने बहुत अहम भूमिका निभाई है आज देश को मजबूत करने के लिए। तो इसलिए देश के अंदर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए भी आप लोगों को एक बहुत अहम भूमिका निभानी पड़ेगी, इसके लिए मेरा आपसे आग्रह है। तो नवीन जी, शुरू में हम बहुत तारीफ कर रहे थे, अपनी तारीफ करवानी थी इसलिए सवाल पूछ लिया आपसे। थैंक यू वेरी मच। ये तरीका है, अपनी तारीफ भी होनी चाहिए ना। अब यहाँ जो भी गेस्ट आ रहे हैं हम उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। आपने हम लोगों की मीडिया की थोड़ी सी तारीफ की। बहुत सारे सवाल खुद पूछने हैं, लेकिन यहाँ से इशारे, हाँ इशारे हो रहे हैं कि आपसे लोग सवाल पूछना चाहते हैं। जल्दी से माइक दीजिए प्लीज। कहाँ गए बच्चे? नवीन जी, मैं महेश पोद्दार हूँ और पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा, एंड अभी नया एक राज्यसभा का सदस्य भी बना हूँ। नवीन जी, आप एक सफल उद्यमी हैं और नई पीढ़ी के उद्यमी हैं, बहुत बहुत बधाई। और आपने झारखंड में इन्वेस्ट किया है। स्टील उद्योग के विषय में आपने चिंता व्यक्त की, मेरे भी थोड़ा मोड़ा छोटे रूप में जुड़ा हूँ इस उद्योग से, तो एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मैं देख रहा हूँ पिछले 20, 30, 40 साल में स्टील उद्योग की रिटर्न प्रॉफिट बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन अचानक इस शताब्दी के शुरू से स्टील इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ऊंची होती गई और इस कारण से बहुत लोगों ने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया और इतना कुछ आमदनी हुआ कि आपके भाई साहब की JSW became the largest steel maker in India in private sector, जो 100 वर्ष के अधिक पुरानी टाटा स्टील से भी आगे निकल गई है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो अचानक इतना ज़्यादा जो प्रॉफिट हुआ, उसमें आप जैसे एंटरप्रेन्योर को प्रेरित किया कि आप कल्पना की उड़ान जितनी उड़ सकते हैं उतने उड़ें, और जब मार्केट जब बैठ गया है तब वो दिक्कतें आ रही है, इसको आप किस तरह से कोरिलेट करते हैं? थैंक यू। पोद्दार साहब, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा जो कि आप राज्यसभा में आप माननीय सांसद आप बने हैं। दूसरा, आपने ठीक कहा कि स्टील के अंदर जो है एक टाइम था जब भी कोई देश डेवलप कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो हमारे देश में आज भी अगर हम स्टील की खपत देखें, वर्ल्ड एवरेज जो है 200 है, हमारे देश में केवल 60 किलो है। तो हम ये आशा रखते हैं कि जिस तरह से चाइना ने इतनी तरक्की की, वहाँ पर जो है स्टील की कंजम्पशन जो है 250 किलो से भी अधिक है प्रति व्यक्ति, तो हमारे यहाँ तो सिर्फ 60 है। तो इसके अंदर बहुत आज भी लोगों के पास पक्के घर नहीं है, पक्के मकान नहीं है, सड़कों का निर्माण होना है, ब्रिजेस का निर्माण होना है और ज़्यादा रेलवे नेटवर्क होना है। तो इसलिए स्टील जो है एक ग्रोइंग इकोनॉमी, जो देश डेवलप हुए हैं, चाहे अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, वो कोई इम्पोर्टेड स्टील के ऊपर नहीं हुए, उन्होंने अपनी स्टील का निर्माण करके और अपने देश को डेवलप किया है, देश का विकास किया है। तो इसलिए स्टील तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय जो फैक्टर्स हैं, इंटरनेशनल जो फिनोमेना है, चाइना ने इतनी अधिक स्टील का उत्पादन कर लिया कि अब चाइना अगर 850 मिलियन टन, वो अगर अपना 1% यानी कि 8.5 मिलियन टन भी अगर हमारे देश में फेंक दे, डंपिंग कर दे बहुत कम दामों के ऊपर, उनका 1% हमारे 10% के बराबर है। क्योंकि हम बनाते हैं 85 मिलियन टन, तो 8.5 मिलियन टन हमारा 10% हो गया, और 10% स्टील एकदम कम दामों पे आने से सारा का सारा यहाँ पे मार्केट जो है पूरा बैठ जाता है, क्योंकि सब लोग वो चाइना का दाम दिखा करके बाकी लोगों से रेट कम करवाते हैं। तो लेकिन किसी भी बिजनेस में, और स्टील जैसे आपने कहा JSW के बारे में, सजन जी के बारे में, उन्होंने जो है बहुत लगन से अपने फोकस के साथ उन्होंने काम किया, तो उन्होंने जो है ये इतना काम करके दिखाया, और स्टील में जो है उस चीज़ पे हम सबको गर्व है। लेकिन ये साइक्लिकल इंडस्ट्री भी होती है, तो अब जो ओवर कैपेसिटी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उसके कारण जो है हम भी अफेक्टेड हो रहे हैं। लेकिन भारत सरकार ने जो MIP लगाया, उससे जो है भारतीय स्टील कंपनीज को कुछ राहत उससे ज़रूर मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी आज भी स्टील के दाम इंडिया के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसके लेवल पे ही इंडिया के अंदर मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि
स्टील जो है, कोई हम नहीं चाहते कि महंगा हो, लेकिन स्टील बनाना भी सस्ता होना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस झारखंड में नहीं, पूरे देश के अंदर एक ये जो अभियान चल रहा है, अच्छा अभियान है कि अगर भाड़े कम होंगे, टैक्सेस कम होंगे, जीएसटी लागू होगा, बहुत सी चीज़ें की जाएंगी, अगर हमारे पोर्ट्स डेवलप होंगे, रेलवे के भाड़े जो है वो बहुत ज़्यादा क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं। हमारे देश में रेल के भाड़े जो हैं चाइना के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा हैं फ्रेट ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इन सब चीज़ों का रॉयल्टी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे अधिक रॉयल्टी हमारे पास कोयले की है। सबसे अधिक मतलब कम से कम 4-5 गुना अधिक जो है आयरन ओर के ऊपर है, क्योंकि हमने एक ये मान लिया कि जो अच्छे टाइम के अंदर, अच्छे टाइम में जब कमाई थी आयरन ओर में या कोयले में या स्टील के अंदर, तब हमने सारे के सारे टैक्सेस लगा दिए। अब जब कम हो गए, अब जब नुकसान होने लगा, तो टैक्सेस कैसे हटाएं, क्योंकि सरकार जो उन टैक्सेस के हिसाब से अपने खर्चे बढ़ा लेती है। तो इसलिए जो उतार चढ़ाव आते हैं, मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम पे जिस तरह से देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, तो आने वाले टाइम में हमारे देश में स्टील की डिमांड बढ़ेगी, और अगर वातावरण अच्छा होगा, हम एक दूसरे की मदद करेंगे, तो आने वाले समय स्टील के लिए भी अच्छा रहेगा। थैंक यू। नवीन जी, क्षमा देर भी हो गई थी आपको, मैंने बहुत समय ले लिया जी नहीं आपका। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सुदर्शन जी भी हैं, और मुख्यमंत्री शाम को आएंगे, बल्कि जल्दी आ रहे हैं, जो कार्यक्रम उनका था उससे पहले, तो आपकी बात उन तक भी पहुंचेगी। अगर आप यहाँ रहे तो उन तक भी अपनी बात जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले हम चाहेंगे हमारे ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर राज चंगप्पा जी आपको स्मृति चिन्ह मोमेंटम प्रदान करें। बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद थोड़ी देर और। अंसारी साहब, आपका भी, चेंगप्पा साहब का भी, इंडिया टुडे का भी। और एक बात और, हाँ जी, आप खिलाड़ी हैं, देखिए, हाँ जी। जबरदस्त पोलो, घोड़े पे बैठकर जो गोल मार दे दनादन, देखिए आपकी स्पीड। और वो कौन सी शूटिंग होती है? वो स्कीट शूटिंग, स्कीट शूटिंग। क्ले पिजन। ये एक बार फिर से बताइए, होता क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्या बताऊं जी मैं आपको, ऐसे एक प्लेट होती है, ये से फेंक के बताइए आप। उसको क्या मुझे दीजिए। तो प्लेट को जो है वो फेंक देती है, उसको जो है उड़ते हुए को, एक इधर से आती है, एक उधर से आती है, तो उसको दोनों को ठा करके दोनों को, आप सोचिए कितनी तेज नजर होगी नवीन जी की। और सुदर्शन जी नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं उसमें, कमाल है, तालियां हो जाए इस बात। थैंक यू।